नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और चलिए सीधा आपको गुजरात लिए चलते हैं। अर्जुन मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही इस्तीफा दिया था और अब बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं ये। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और गुजरात से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ही अर्जुन ने इस्तीफा दिया था। और ये सीधी लाइव तस्वीरें गुजरात से आपको दिखा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे विपक्ष के एक एक कर नेता साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुजरात में कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर इससे कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने अब हाथ का साथ छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा उन्होंने पहले भेजा और देखिए वजह बहुत साफ है। ये कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया गया था, इस बात से वो आहत थे और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा भी दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। 4 मार्च को देखिए उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया था। कांग्रेस की तरफ से जिस तरह रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का न्योता ठुकराया गया, इसी बात से आहत थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव पर सूत्रों से बड़ी खबर। मार्च के दूसरे हफ्ते में हो सकता है तारीखों का ऐलान। दूसरे हफ्ते में लग सकती है चुनाव आचार संहिता। 2019 की तरह ही 7 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर। सूत्र बताते हैं कि मार्च के दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐलान के साथ ही देखिए आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। लोकसभा चुनाव पर यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है और 2019 की तर्ज पर इस बार 2024 के चुनाव भी कराए जाएंगे, ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं। मार्च के दूसरे हफ्ते में आदर्श आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुए थे और उसी की तर्ज पर एक बार फिर से 2024 में भी चुनाव कराए जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से। और हाल ही में देखिए इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग राज्यों में जाकर स्थिति का जायजा भी लिया था और उसके बाद अब ये सबब कहा जा सकता है कि निकलकर सामने आया है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान संभव है। तो देखिए लोकसभा चुनाव पर ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें मार्च के दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान संभव माना जा रहा है और साथ ही तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरीके से 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुआ, ठीक वैसे ही 2024 का चुनाव भी 7 ही चरणों में संभव हो सकता है। बिल्कुल देखिए हाल ही में राज्यों का दौरा किया था चुनाव आयोग की ओर से और उसके बाद ये माना जा रहा था तैयारियों का जायजा लिया है, जिसके बाद अब इस पर नतीजे पर पहुंचे हैं कि मार्च के दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कहा जा रहा है कि दूसरा जो चरण का चुनाव होना है वो भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव पर ये बड़ा अपडेट आपको बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए 24 का चुनाव होना है और उसमें सबसे अहम चीज़ है कि माना जा रहा था कि आखिर कब चुनाव जो है वो होंगे, तारीखों का ऐलान कब होगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि मार्च के दूसरे हफ्ते में यानी होली के आसपास चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हमारे साथ सहयोगी आनंद जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद देखिए अभी स्पष्ट होता जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में कभी भी ऐलान किया जा सकता है चुनाव की तारीखों का। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके बाद 14 तारीख वो दिन होगा जहां इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही आचार संहिता देश भर में लग जाएगी। तमाम पावर सेंटर्स इलेक्शन कमीशन के पास ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके साथ साथ
2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार भी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा, जिसमें अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पहले चरण का चुनाव होगा, जिसमें दिल्ली समेत तमाम प्रदेशों को उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है और जो तैयारियां लगातार चल रही थी, आपने कुछ दिन पहले भी देखा, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त खुद देश के अलग अलग राज्यों में गए थे, जहां उन्होंने सिचुएशंस देखी थी, क्या आलम है, अगर चुनाव होते हैं तो उसको लेकर कोई परिस्थितियां विपरीत तो नहीं जाएंगी। तमाम चीज़ों को इंस्पेक्शन करने के बाद अब उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 14 तारीख वो दिन होगा जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगा दी जाएगी। जी आनंद, देखिए आनंद, जानकारी तो ये भी मिल पा रही है कि चुनाव आयोग की जो टीम है वो फिलहाल पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर भी जाएगी और फिर अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने देखा लगातार चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ चुनाव आयुक्त दोनों लगातार प्रदेश के अलग अलग, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के साथ साथ पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ बंगाल में इस वक्त है, तो तमाम जगह वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव तुरंत कराते हैं या 14 तारीख को जब कराते हैं तो किसी प्रकार का विभिन्न ना आए, किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर प्रॉब्लम ना आए। और हर उस चीजों को इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव हो तो उसको लेकर प्रॉपर सिक्योरिटी रहे, जिसके चलते जो लोकतंत्र है, भारत की डेमोक्रेसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कही जाती है और यही कारण है कि दुनिया भर के लोग इस चुनाव को देखते हैं, क्योंकि इतनी आबादी यानी 140 करोड़ की आबादी पर जब लोकसभा चुनाव किया जाता तो एक एक आबादी, एक एक व्यक्ति को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि डेमोग्राफी भारत की बहुत अलग है। आप पहाड़ों से बात करें, समतल से लेके आप कई जगह ऐसे हैं कि वेरी डिफिकल्ट रीजंस होते हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग की कोशिश करता है कि वहां तक लोगों तक पहुंचा जा सके। और यही कारण है कि खुद चुनाव आयोग भी, मुख्य चुनाव आयुक्त भी जाते हैं हर राज्य में, जहां पता करते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशंस क्या है, अगर चुनाव होता तो किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी प्रॉब्लम तो ना आए। यही कारण है कि इस वक्त वो बंगाल में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश समेत बाकी जगहों पे भी जाएंगे। दरअसल जाने के साथ साथ उन्होंने लगातार पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात भी की है, तो मतलब कई लेयर का इंस्पेक्शन करने के बाद अब चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि 14 तारीख को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और देश कहीं ना कहीं रेडी है लोकसभा चुनाव को लेकर। आनंद, ये भी खबरें हैं कि 2019 की तर्ज पर 7 चरणों में ही 2024 के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। जी अगर मोटा मोटा कहें तो 2019 की ही पूरी झांकी आपको देखने को मिलेगी। अगर चरण की बात की जाए तो 7 चरण होंगे, जो कि 2019 में भी रहा और यही कारण है कि इस बार भी 7 चरणों में रखा गया है। और पहले चरण में हो सकता है कि दिल्ली समेत तमाम प्रदेशों को पहले चरण में रखा जाए, क्योंकि अगर दिल्ली और आसपास के एनसीआर के रीजन्स की आप बात करें तो आमतौर पर चुनावी हिंसा देखने को नहीं मिलती है, शांति होती है। तो यही कारण होता है कि पहले चुनाव आयोग कोशिश करता है कि तमाम जगहों को पहले निपटा लिया जाए और उसके साथ साथ जब आगे बढ़ें तो आगे वो उस इलाकों में जाना चाहते हैं जहां चुनावी हिंसा देखी जाती है। कहीं ना कहीं वो वेरी सेंसिटिव जोन में आता है। चाहे आप बंगाल की बातें की जाए, बंगाल को लेकर लगातार चुनाव आयोग इंस्पेक्शन कर रहा था। कहीं ना कहीं यही कारण था कि बीजेपी भी बंगाल को लेकर इतनी सोच रही थी, समझ रही थी कि उन्होंने खुद इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि लोकसभा चुनाव जहां भी होते हैं आप उसकी वीडियोग्राफी कराएं, क्योंकि वीडियोग्राफी वो कारण होता है कि किसी प्रकार की चुनाव को लेकर धांधली नहीं हो पाती। और यही कारण है कि लगातार बीजेपी से लेकर तमाम पार्टीज चुनाव आयोग से मिलती हैं और कंप्लेंट करती है। बीजेपी ने अपनी आपत्ति पहले शुरुआती तौर पर हम जो चुनाव की स्थिति देखते थे और उसके बाद आज जो स्थिति देखते हैं, वाकई एक बड़ा अंतर जो है वो महसूस किया गया। शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा रुक करके एक बड़ी खबर का। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक शुरू हुई थी। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक। और ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता रही हैं। देखिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज यूपी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जहां सहयोगी दलों के 5 विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसी को लेकर आरएलडी नेता अनिल दुबे को कैबिनेट में जगह दी गई है। न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज मिश्रा ने अनिल दुबे से खास बातचीत की है, सुनिए। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। तमाम नाम जो चल रहे हैं इस समय मीडिया में, उसमें प्रमुख नाम है अनिल कुमार जी का, जो कि आरएलडी से विधायक हैं और लखनऊ पहुंच गए हैं। क्या सूचना मिली, आप लखनऊ आ गए हैं? मुझे मेरे नेता का आदेश हुआ कि अनिल आप लखनऊ पहुंचिए और शपथ ग्रहण है कल 5 बजे, तो मैं लखनऊ बाकी, लेकिन कोई अभी मुझे ऑफिशियल सूचना यहाँ से राजभवन से या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी तक नहीं आई। नहीं, नाम आपका चल रहा है, आपको सूचना दी गई तभी आप आए हैं लगभग। मेरे नेता ने सूचना दी है तो निश्चित रूप से कोई बात तो है ही। क्या लग रहा है कि आज 5 बजे शपथ ग्रहण है? मैं खुश हूँ। मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का दिल से आभार व्यक्त करूँ। मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों से मैं उनका आभार व्यक्त करूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा ये जिम्मेदारी मुझे मिलती है। 5 बजे शपथ ग्रहण होता है तो उस जिम्मेदारी को जनहित में, पार्टी हित में, अपने गठबंधन के हित में ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम करेंगे। और जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ में उन्होंने मुझ पर विश्वास करने का काम किया, मेरा नाम बेचने का काम किया है, उस जिम्मेदारी पर हम खरा उतरेंगे। और जैसे 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत मजबूत धुरी है और हम लोग जो है वहाँ उधर क्लीन स्वीप करने का काम करेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ। अनिल जी, तमाम चीज़ें बहुत जल्दी हो गई, आप तुरंत एनडीए में शामिल हुए, 2 सीटें मिल गई, आज आप मंत्री पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखो, ये फैसला हमारे नेता का है, हम अपने नेता के साथ हैं। ऐसे तो मान लो हम लोगों के नाम जो है समाजवादी पार्टी के साथ भी चल रहे थे, मेरा भी चल रहा था, टूट गई दोस्त, वो तो हो गया। तो हम लोग आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ में, उनके हर निर्णय के साथ में है। जो भी वो जिम्मेदारी देंगे उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। तो ये थे अनिल कुमार, जिनका नाम चल रहा है कि आज 5 बजे जो शपथ ग्रहण होगा उसमें अनिल कुमार भी शामिल होंगे। फिलहाल इनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो निभाएंगे पूरी तन्मयता के साथ। कैमरामैन हरिराम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एक बड़ी खबर। सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पद से हटाई गई है रेणुका मिश्रा, जो कि भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष थी। बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। डीजी राजीव कृष्णा को दिया भर्ती बोर्ड का जिम्मा। तो देखिए, पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पेपर लीक मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है और डीजी राजीव कृष्णा को अब भर्ती बोर्ड का जिम्मा दिया गया है। रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया। बिल्कुल, देखिए ये ऐसा मुद्दा हो गया था जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और इस मामले में जब गहनता से जांच की गई तो रेणुका मिश्रा की जो भूमिका है वो संदिग्ध पाई गई है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। डीजी राजीव कृष्णा को अब कार्यभार सौंप दिया गया है। हमारे साथ नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लिया है, पद से हटा दी गई है रेणुका मिश्रा। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा फैसला है और चूंकि जो पेपर भर्ती घोटाला हुआ, जो पेपर भर्ती लीक हुआ, अब उसमें देखिए उसमें तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जो अहम जिम्मेदारी थी वो रेणुका मिश्रा के पास थी, क्योंकि भर्ती बोर्ड की वो अध्यक्ष थी। तो लिहाजा फिलहाल उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया है और राजीव कृष्ण को उनकी जगह पर भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें काफ़ी अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी ये परीक्षा थी। इसमें 50 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठे थे। अब समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन उसके बाद अगर पेपर लीक होता है तो सीधी जिम्मेदारी उसकी होती है जो विभाग का मुखिया होता है, जिसके ऊपर एग्जाम कराने की जिम्मेदारी थी। तो अब इस पूरी जिम्मेदारी को देखते हुए तमाम ऐसे लोगों पर तो सरकार कार्रवाई कर रही है जिन्होंने पेपर लीक किया या इसको अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई है कि डीजी भर्ती बोर्ड को हटाया गया है। बिल्कुल नीरज, एक सवाल ये उठता है कि अधिकारियों की लापरवाही का ये जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा ये यूथ कब तक भुगतेगा, वो छात्र कब तक भुगतेंगे जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं? उनकी तो पूरी की पूरी मेहनत धरी की धरी रह गई है।
निश्चित तौर पर जो ईमानदार अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए काफ़ी समस्या हो जाती है। जब इस तरह का पेपर लीक होता है, वो पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं और जब वो पेपर दे के निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेपर तो लीक हो चुका है। तो आप समझिए उनकी मन स्थिति क्या होती है। फिर से अब एक बार तैयारी करना, समय देना, दौड़ की तैयारी करना, कूदने की तैयारी करना, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और उनके जो महत्वपूर्ण जीवन का 6 महीने, साल भर, जब तक एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा तब तक का पूरा समय खराब हो जाता। तो ऐसे में अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस के तहत भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष है रेणुका मिश्रा, उनको हटाया है। अब राजीव कृष्ण को नया अध्यक्ष बनाया है भर्ती बोर्ड का। अब बिल्कुल 6 महीने बड़ी के बाद कार्रवाई जब की गई है, लेकिन सवाल कहीं सारे खड़े हो जाते हैं कि अब परीक्षा कब होगी। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के यूपी एसटीएफ भी कार्रवाई कर रही थी, वो कार्रवाई कहां तक पहुंची है, अब देखना बेहद ही ज्यादा अहम रहेगा कि आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है इस पूरे मामले को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।